वेलकम, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम बात करेंगे करियर इन डिफेंस आफ्टर क्लास 12। देखिए 12th के बाद जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके पास जो है ना ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि आप किसे चुनें ना चुनें। ठीक है, तो यहाँ से आपको असली जो है ना सोच समझ का परिचय देना और एक सही चुनाव करना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं आर्मी में जाने के लिए, सिपाही बनने के लिए, अफसर बनने के लिए, या नेवी में सेलर बनने के लिए, आपको ऑफिसर बनने के लिए, या एयरफोर्स में एयरमैन बनने के लिए, या आपका जो ना अधिकारी बनने के लिए एयरफोर्स में। तो आपकी सबकी क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, अगर आप कक्षा 12 पास हो तो आपके पास क्या अवसर हैं। ठीक है, तो हम ये बड़ा ही एक अच्छा वीडियो होने वाला है और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि हम तीनों के बारे में ही बड़ी विस्तृत ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो साथ में बने रहिए अंत तक। अगर आप एक बार में पूरा वीडियो ना देख पाएँ तो आप पॉज करके आप जो है ना थोड़ा सा रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद आप वीडियो देखें। थोड़ा सा लंबा ये रहेगा क्योंकि ठीक है, और चर्चा बड़े ही हम अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्मी के बारे में। अगर आप 12th अपीयरिंग हो या आप 12th पास आउट हो तो क्या क्या ऑप्शन है सिपाही बनने के लिए और अधिकारी बनने के लिए। सेम एज नेवी में सेलर बनने के लिए और ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में। और सेम एज एयरफोर्स में जाने के लिए ग्रुप एक्स में जाओ या वाई में जाओ, या आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में जाओ, या आप जो है ना एयरफोर्स में एनडीए के थ्रू भर्ती हो, तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे इनके बारे में बड़े ही चर्चा करेंगे 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्मी से। कैरियर इन आर्मी आफ्टर क्लास 12। देखिए अगर आप कक्षा 12 पास हो चुके हो या 12वीं में आप पढ़ रहे हो या अपीयरिंग स्टूडेंट जिसे बोलते हैं, तो अपीयरिंग हो या पास आउट हो, तो देखिए 12वीं के बाद क्या होता है कि एम्पल ऑफ करियर्स आ जाते हैं, मतलब कि भरमार हो जाती है। आपको डायरेक्ट नौकरी भी मिल रही होती है, जैसे एसएससी सीएचएसएल का अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया जो 12वीं के बाद होता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। रेलवे के भी कई एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और कई अन्य संस्थाएं जो है ना आपके रिक्रूटमेंट निकालती है। आप एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हो, नेवी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, तो कई चीज़, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हो बीएसएफ वगैरह में 12वीं के बाद। तो आपकी जो है ना कई सारे फील्ड आ जाते हैं, तो डाउट होना लाजमी हो जाता है कि हम किस तरफ जाएं, क्या चुनें क्या ना चुनें। तो 12वीं के बाद असली डाउट जो है ना, शंकाएं जिसे कहते हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, 12वीं के बाद होता है। 10वीं के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, 10वीं के बाद पता ही नहीं होता है 12वीं करनी है, लेकिन 12वीं के बाद समस्या आ जाती है क्योंकि 12वीं के बाद कई सारे बच्चे जो है ना जॉब में लग जाते हैं और आगे की जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मेरी जो प्राइमरी जो है ना एडवाइस है आपको कि आप आगे की एजुकेशन कंटिन्यू रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं या आर्मी वगैरह में जाने के बेहद इच्छुक हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करना या बीएड या बीटेक या जो आप करें, बीटेक जो भी आप करना चाहें, मतलब 12वीं के बाद एमबीबीएस करना चाहें, जो भी एग्ज़ाम देना चाहें वो अच्छे हैं, परंतु एनडीए वगैरह में भी अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी यहीं चर्चा करेंगे। अगर आप 12वीं के बाद जा रहे हो और आर्मी में करियर बनाने की सोच रहे हो, ठीक है, तो देखिए दो रास्ते हैं आपके पास में। या तो आप सोल्जर बन जाइए जिसे अदर रैंक भी बोलते हैं, या आप ऑफिसर्स बन जाइए। अब देखिए ऑफिसर्स कौन नहीं बनना चाहेगा, सब चाहेंगे कि ये तो सब जानते हैं आज के टाइम पे कि सिपाही बनोगे या अधिकारी बनोगे तो दोनों में अंतर सब जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी आपको, ठीक है, रहने की खाने की बढ़िया सुविधा मिलेगी आपको, ठीक है, लोग सल्यूट करेंगे, सम्मान देंगे आपको। एज वेल एज आर्मी में भी आपको सम्मान मिलेगा और जब रिटायर होकर बाहर आओगे तो भी आपको सम्मान मिलेगा। तो मतलब हर चीज़ में जो है ना अंतर है। तो कौन नहीं बनना चाहेगा, सब ऑफिसर्स ही बनना चाहेंगे। लेकिन देखिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अलग है इसकी, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आप कुछ ना करें और बस बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आर्मी में 12th बाद के जो बच्चे जाते हैं वो एनडीए के थ्रू जाते हैं। तो एनडीए एक अच्छा एग्ज़ाम, ऐसा एकदम इजी भी नहीं, हलवा भी नहीं कि सब लोग निकाल लेंगे एनडीए और एसएसबी और बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो, वो भी नहीं है। मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आती लेकिन फिर भी मेहनत करते रहते हैं, ऐसे बच्चे जो है ना एनडीए वगैरह क्वालिफाई कर ले जाते हैं। हालांकि स्पीच थोड़ी सी ज़्यादा हो रही, बट ये सारी स्पीच आपके काम की है, ठीक है। तो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक नंबर पर कि अगर आप आर्मी में सोल्जर बनना चाहते हो 12वीं में तो उसके क्या रास्ते हैं। दूसरी बात फिर हम अगर आप ऑफिसर्स बनना चाहते हो तो उसके क्या रास्ते हैं।
लड़के हो या लड़कियाँ दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, लेकिन सारी चीज़ों को बड़े ही माइन्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो हमें कमेंट करके उसे ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर टॉपिक ज़बरदस्त हुआ तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कैरियर इन आर्मी आफ्टर 12। देखिए, आर्मी का जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ये सिंपल लाइफ नहीं होती है। आप ये इन्हें देखिए, ये आर्मी के कोई जवान है, सेना के नहीं है, एक वीडियो ऐसे लिया गया आपको समझाने के लिए। आसपास आप बर्फ वगैरह, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फौजी जवान जो है ना लगा हुआ है। और देखिए तत्परता, देखिए इसकी एकदम से, मतलब कंसंट्रेशन देखिए, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू पे देखे जा रहा है, मतलब कि। और हो सकता है ये काम ये पिछले 5 साल से रोज एक ही काम कर रहा हो। तो ऐसी आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक ही काम कर सकें बहुत दिनों तक, वो भी कंसंट्रेशन के साथ में। और देखिए, आप यहाँ से देखिए किस तरह का जो है ना एरिया है, बर्फीला एरिया है, लोग बने रहते हैं। जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती, वहाँ पर ये लोग जो है ना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो कुछ टफनेस भरी ड्यूटी रहेगी आपकी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आर्मी की जॉब होती ही है, ठीक है। ये देखिए, मैंने गूगल से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कई सारे बच्चों ने पूछे हैं। अब इन क्वेश्चनों के जवाब लास्ट में एकदम सारा हम टॉपिक जब कवर कर लेंगे तब इनके सारे को जवाब देंगे, क्योंकि जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो ये अपने आप आपके पास जवाब आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इनका जो है ना जवाब देने की कोशिश करेंगे, अलग से लास्ट में जो है ना स्लाइड में बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको कहा था कि सबसे पहले सोल्जर का देख लेते हैं, किस तरह से आपकी जो है ना भर्ती होती है। तो सोल्जर की एरिया क्या है कि सबसे पहले आता है सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसमें बहुत वैकेंसी रहती है जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 17.5 से 21 साल की उम्र होनी चाहिए, और हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कक्षा 10 पास होने चाहिए 45% नंबर के साथ में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसकी थी। अब इसके बाद बात आती है सोल्जर टेक्निकल की। अब देखिए, टेक्निकल क्या है कि आपके पास में जनरल ड्यूटी से थोड़ा ज़्यादा आपको पेमेंट मिलेगी, आप टेक्निकल में रहेंगे, ठीक है। आपकी जो है ना उम्र सीमा वही है 17.5 से 23 साल। हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर, और सीना आपका 77 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव। अब इसमें क्या चाहिए कि आपका कक्षा 12 पास होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल है तो जाहिर सी बात है आपके पास में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, साथ में इंग्लिश भी, और 50% नंबर भी आपके होने चाहिए। तो टेक्निकल में जाओगे आप तो आपके पास में 12th PCM से होना चाहिए, प्लस 50% मार्क्स भी होने चाहिए। फिर सोल्जर टेक्निशियन एविएशन। एविएशन का मतलब देखिए, आर्मी में क्या है कि कुछ आपके जहाज भी होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह रहते हैं, तो उसके अगर आप टेक्नीशियन बनते हो तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया ही रखा गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि आर्मी में किस किस तरह की जो है ना जो सिपाही भर्ती होती है, किस किस पोस्ट पर होती है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद जो आता है वो आते हैं सोल्जर टेक्निकल की, वो भी नर्सिंग में टेक्निकल। तो ये भी टेक्निकल ही बोलते हैं, बट ये नर्सिंग डिपार्टमेंट, मतलब मेडिकल का डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है। इसमें क्या है, इस पर आप ध्यान ना दो। देखिए, फॉर्म भरने की जो तिथि होगी ना, उसकी अंतिम तिथि से आपकी जो है ना उम्र सीमा की गणना होगी। तो 17.5 से 23 साल के बच्चे फॉर्म भरेंगे। 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर सीने का फुला होना चाहिए, ठीक है। तो नर्सिंग में जाने के लिए क्या है कि सेम चीज़ है जैसे टेक्निकल में जाने के था, तो उसमें PCM से मांगा गया था। इसमें क्या है कि आपको बायो से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक, जिसे आप PCB के नाम से भी जानते हो, और 50% नंबर, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, टेक्निकल का जैसा था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ थी, इसमें फिजिक्स में बायो है, और 50% नंबर भी होने चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है सोल्जर क्लर्क। ये कहा जाता है थोड़ी सी आराम की नौकरी होती है सोल्जर क्लर्क वाली की। देखिए, क्लर्क कहीं भी हो आराम के ही होते हैं। तो सेना में है तो थोड़ी कम आराम, बट आराम रहने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है कि 17.5 से 23 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। हाइट देखिए कम मांगी गई है, कम हाइट वाले भी इसमें जा सकते हैं। 162 सेंटी, सीना आपका वही है। इसमें क्या, कक्षा 12 पास होना चाहिए किसी से भी, चाहे कला से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, बट 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। तो कला, साहित्य, विज्ञान जो भी है आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक, बट 60% नंबर होने चाहिए। इसके बाद बात आती है सोल्जर ट्रेड्समैन की। ये ट्रेड्समैन क्या होता है मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे कि होते हैं बाल काटने वाले, हेयर जो कट लेते हैं आपका, बाल काटने वाले, ये ट्रेड्समैन में आते हैं, ठीक है। मोची जैसे होते हैं, मोची की भर्ती होती है, ठीक है। तो ये ट्रेड्समैन में आते हैं, जैसे कि वाशरमैन, कपड़े धोने वाले, तो जो कपड़े धोते हैं ना लोग, वो भी जो है ट्रेड्समैन में आते हैं।
तो ट्रेड्स में 2 तरह के होते हैं, एक कक्षा 10 पास वाले होते हैं, एक थोड़ा 8 पास वाले होते हैं। अब दोनों की उम्र सीमा सेम ही है, 17.5 से 23। हाइट दोनों की सेम है और सीना भी दोनों का सेम है। बट इसमें क्या है कि कक्षा 10 पास वाले मांगे गए, इसमें 8 पास वाले मांगे गए हैं। तो आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी, आई होप कि 10th पास तो सारे लोग इसमें देख रहे होंगे। आज के ज़माने में 10th कौन नहीं किया होता है, सारे तो कम से कम 12th, आजकल तो सब कम से कम ग्रेजुएट होने लगे हैं। वो ज़माना गया जब 10वीं पास मिला करते, अब कम से कम पढ़ाई से अच्छा मुझे तो लगता है ग्रेजुएट हो गई है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हर किसी के पास मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, हमने सोल्जर जो आपका सिपाही भर्ती होती है उसके बारे में बताया कि किस किस तरह की सिपाही की भर्ती आती है। अब बड़ी बात आती है कि भर्ती आप जानोगे कैसे। आप कैसे जानोगे कि भाई यहाँ भर्ती आ गई है, हमें फॉर्म भरना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अभी एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा, जो कि आर्मी की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से देखना है कि आपकी भर्ती आ गई, आपको अपना फॉर्म किस तरह से भरना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसी वीडियो में सब कुछ आपका मैं क्लियर कर दूँगा। अब एक बात आती है, वेतन कितना मिलेगा, एक सिपाही का वेतन कितना होता है। ठीक है, तो जो वेतन पड़ता है वही करीब 33,000 रुपये से 35,000 रुपये के आसपास प्रति माह की सैलरी आपको मिलती है, अगर आप आज की डेट में भर्ती हो रहे हो। ठीक है, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, मान लीजिए आज की डेट में कोई सूबेदार मेजर है, एसएम। ठीक, वेतन धीरे धीरे आप जो है ना, आपका प्रमोशन होता रहता है, जैसे कि आपकी नौकरी बढ़ती रहती है तो वैसे ही आपका प्रमोशन भी होता रहता है। आप हवलदार बनते हैं, जेसीओ बनते हैं, फिर आप सूबेदार मेजर वगैरह बनते हैं जाके। और इसमें हाईएस्ट रैंक आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑनरी पहले बनते हैं, फिर ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं। तो ऑनरी कैप्टन तक इनकी हाईएस्ट रैंक होती है। ठीक है, तो ये हमने सैलरी के बारे में तो कुछ बातें कर ली जो कि ज़रूरी होती हैं, आपको थोड़ा मोटिवेट करती हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ से सैलरी की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सिपाही की बात वहाँ से ख़त्म हो जाती है। हमने अच्छे से सारी चीज़ें देख ली कि सिपाही किस तरह से भर्ती होना है, क्या क्या आपके जो है ना पोस्ट रहती हैं अलग अलग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑफिसर्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, हम थोड़ा कलर में बदलाव करते हैं ताकि आपको अच्छे से देखिए। अब देखिए ऑफिसर्स किस तरह से बनते हैं। ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स 2 रास्ते हैं, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो 12th पास हैं या 12th अभी अपीयरिंग है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग रास्ते हैं। ठीक, ये इस वीडियो में सिर्फ हम 12th पास वालों के देख रहे हैं और अपीयरिंग वालों के लिए। तो ऑफिसर्स बनने के 2 ही रास्ते हैं आपके पास में, एक तो एनडीए, दूसरा टीईएस है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो एनडीए में क्या है कि बॉयज़ या गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, इसके लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लड़की हैं, आप गर्ल्स हैं, आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आप एनडीए पे फोकस करना चालू कर दीजिए अगर आपको जाना है। ठीक है, सिर्फ 12th पास लड़कियों के लिए सिर्फ यही ऑप्शन, सिपाही में भी नहीं जा सकती आप। लेकिन पिछले 2 सालों से आर्मी में ही वैकेंसी आ रही है, आर्मी पुलिस की, आर्मी पुलिस की। ठीक है, तो आर्मी पुलिस में जो है ना हर साल 100 वैकेंसी निकालते हैं ये। तो इसमें ये लेटेस्ट 2 साल से कुछ बदलाव हुआ है। ये क्या है, आर्मी पुलिस सिपाही की रैंक पे भर्ती होती है आपकी। ठीक है, तो ये भी सिपाही रहते हैं। तो ये भर्ती अभी चल रही है लड़कियों के लिए, 2 साल से कंटिन्यूस आ रही है, अगले साल भी आएगी। तो आप इसमें जो है ना ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन इसमें वैकेंसी काफ़ी कम रहती है, हालांकि एनडीए में और भी कम रहती है, पर एनडीए की बात ही कुछ और रहती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जाना चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं आप। हमने जब वैकेंसी आई थी तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया था, आप जाके पुराना सर्च कर सकते हैं, आर्मी पुलिस महिला की भर्ती। तो आप जाके यूट्यूब पे ही सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, एनडीए के बारे में बात कर रहे थे। तो एनडीए में लड़के लड़कियां दोनों, और इसमें लड़के सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में थोड़ा सा एनडीए के बारे में बताते हैं आपको। तो का जो पूरा नाम है बच्चों वो क्या है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। बगल में ये वीडियो चल रहा है आपके साइड में, तो देखेंगे ये एनडीए का ही वीडियो दिखाया जा रहा है। और ये जो ग्राउंड है, अगर इन आप में से कोई सेलेक्ट, इसी ग्राउंड में आपकी चलेगी परेड। ठीक है, और इस ग्राउंड से हर एनडीए के कैंडिडेट को जो होता है बड़ा ही गर्व होता है। ये देखिए पासिंग आउट परेड हो रही। आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है 3 साल की, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी वो होगी पासिंग आउट परेड, जिसे पीओपी के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर होगी, आप ऐसे करके परेड करके एक अंतिम पग अभी आपको दिखेगा, वहाँ आप फाइनल क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपकी जो है ना ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती। फिर इसके बाद 3 साल के बाद आप आईएमए भेजे जाते हैं, क्योंकि आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में, वहाँ भेजा जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ होती है। फिर उसके बाद आप फाइनली पास आउट होते हो तो आप कमीशन लेते हो आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट। साल की आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। तो एनडीए के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा जो मैंने रंगाई पुताई कर दी है इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो का भी लुत्फ़ लो और जानकारी भी साथ में देखते रहो। तो इसमें एनडीए में इंडिया और नेपाल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, और मेल एंड फीमेल, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एनडीए की जो वैकेंसी है ये यूपीएससी द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। साल में 2 बार आती है, एक बार आता है एनडीए 1, एक बार आता है एनडीए 2, साल में 2 बार, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हमने आपकी उम्र सीमा के बारे में बता दिया। ये उम्र सीमा की गणना फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है वहाँ से गणना की जाती है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। और में क्या रहता है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए, दोनों ही चलते हैं, ठीक है। और जो है ना सिर्फ 12th पास होने से ही काम चलेगा, चाहे आप आर्ट से हो चाहे कॉमर्स से हो, डजेंट मैटर। बट अगर आपको यहीं नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होना चाहिए, लेकिन आर्मी के लिए इसकी नॉट रिक्वायरमेंट, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 12th के बाद आर्मी में कैसे करियर बनाए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो एक हमने एनडीए के बारे में बता दिया आपको, अब दूसरा हम बताते हैं आपको टीईएस के बारे में। अब देखिए टीईएस क्या होता है। टीईएस होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें क्या उम्र सीमा वही है, 16.5 से 19.5 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जी मेंस का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि जो ये लोग एडमिट कार्ड भेजते हैं वो जो आपका जेई मेंस का जो आपका स्कोर है उस स्कोर के आधार पर भेजते हैं। अब जेई मेंस अगर आपको ना पता हो तो वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक होती है जो कि भारत के मुख्य एग्जामों को कंडक्ट करवाती है। तो ये क्या करती है, ये आईआईटी जेई नाम का एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों को बीटेक में दाखिला मिलता है। अब बीटेक कौन से, जो आईआईटी एनआईटी वगैरह कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं जो भारत में नहीं अपितु विश्व में अपना नाम रखते हैं, ऐसे कॉलेजों में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको एनटीए द्वारा आईआईटी जेई का एग्ज़ाम जो है ना कंडक्ट करवाती है। मेंस और एडवांस होता है, तो वो आपको इम्तहान देने होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने मेंस दिया है तभी आप टीईएस में जो है ना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म भरने को आप भर ले दो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो जेई मेंस का जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पर जो है ना आपको इसमें एडमिट कार्ड देके बुलाया जाएगा। अब क्या हुआ कि टीईएस में ऑलरेडी इन्होंने जेई मेंस के आधार पर आपको जो है ना बुलाया है, तो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट एसएसबी। एनडीए में क्या होता है कि इसमें आपको जो है ना 12th के नंबर भी नहीं देखते हैं, तो सबको एडमिट कार्ड मोस्टली आ जाते हैं, तो एक रिटन एग्ज़ाम भी वो लोग करवाते हैं। इसमें क्या है कि कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये है कि टेक्निकल एंट्री है तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही जाओगे। और एनडीए में क्या है कि उसमें खुला भर्ती चलता है, उसमें आपको इन्फेंट्री या जो और उनकी बटालियन होती है उनमें भी जाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और साथ में क्या होना चाहिए कि पीसीएम में 60% नंबर भी होने चाहिए टेक्निकल एंट्री में जाने के लिए, और सिर्फ बॉयज़ ही जाएंगे इसमें, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक तो पीसीएम में 60% नंबर, और दूसरा जेई मेंस आपने दिया होना चाहिए, और जितने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एडमिट कार्ड आने के, ठीक है। तो ये हमने टीईएस के बारे में भी देख लिया। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एनडीए का, सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, देन आफ्टर आपका आ जाएगा रिटन एग्ज़ाम होने के बाद एसएसबी, देन आपका जो है ना एक आएगी मेडिकल, तुरंत एसएसबी के बाद मेडिकल हो जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नाम हो जाने के बाद आप एनडीए में ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और एनडीए में ट्रेनिंग 3 साल के बाद आप आईएमए भेज दिए जाएंगे, और आईएमए में 1 साल के बाद आप जो है ना ऑफिसर्स के रूप में कमीशनिंग लेंगे, लेफ्टिनेंट बनाए जाएंगे। ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। टेक्निकल एंट्री स्कीम का क्या है कि जो आपका जेई मेन का जो एग्ज़ाम था उसके स्कोर के आधार पर आपको एसएसबी के लिए बुलाएंगे, देन आपका मेडिकल होगा, रिकमेंड हो जाते हो अगर तुरंत ही, फिर इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप भी ट्रेनिंग के लिए बुला लिए जाओगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहा।
अब देखिए रैंक एंड सैलरी के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो रैंक एंड सैलरी आपकी क्या है कि अगर आप जो है ना भर्ती होते हो, जैसे कमिश्निंग होती है तो लेफ्टिनेंट बनते हो, आपका मूल वेतन रहता है 56,100 रुपये। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया होगा कि इनकी टोटल सैलरी जो है ना, जैसे कमिश्निंग लेते हैं 90,000 रुपये प्रति महीने के आसपास बनती है। तो मैंने तो यहाँ बेसिक सैलरी आपको बताई 56,100, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि मंथली 90,000 बनती है। तो ये कैसे? देखिए कुछ अलाउंस वगैरह आपको अलग से मिलते हैं, तो उसकी वजह से सैलरी थोड़ा बढ़ जाती है। मैं आपको आगे से बताऊंगा कि कौन कौन से अलाउंसेस रहते हैं आपके, जिसकी वजह से सैलरी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो धैर्य बनाए रहिए, क्योंकि जानकारी आपको जो है ना एकदम सही सटीक और काफ़ी बढ़िया मिल रही है। ठीक है। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पानी वानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। फ़िलहाल मुझे भी प्यास लग रही थोड़ी सी, बट हम थोड़ी सी देर में पीते हैं। आप चाहें तो पी सकते हैं इसे पॉज करके। तो अब हम लेफ्टिनेंट की देख लिए, कैप्टन देखेंगे। तो ये आप यहाँ से रैंक भी जान सकते हो कि रैंक आपकी किस तरह बढ़ती है। तो यहाँ से कैप्टन की सैलरी आपका मूल वेतन 61,000 हो जाएगा, मेजर का हो जाएगा 69,400, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल का 1,21 हो जाएगा, और कर्नल का आपका हो जाएगा 1,30। ठीक है। ब्रिगेडियर का आपका हो जाएगा 1,39। आर्मी जनरल जो मेजर जनरल होते हैं उनका 1,44, लेफ्टिनेंट जनरल का 1,42। इसके बाद जो है ना जनरल की रैंक आती है, उनका जो है ना फिक्स रहता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो रैंक भी आपने यहाँ से देख ली और आपने मूल वेतन भी यहाँ से देख लिया। ठीक है। अब बताते हैं आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं जिसकी वजह से सैलरी आपकी हाइक कर जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3,600 रुपये, मिलिट्री सर्विस पे 15,500। ठीक है। काउंटर इंश्योरेंस जैसी आपका जो ना 6,300। ड्रेस अलाउंस 20,000 रुपये पर ईयर। ठीक है। फील्ड एरिया अलाउंस 10,500। पैरासूट पे 1,200 रुपये। हाई एल्टीट्यूड 5,300 रुपये। सियाचिन में 42,500। देखिए सियाचिन में अगर आप पोस्टेड होते हो तो आपको जो है ना इतना रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना भी दुर्लभ होता है। ठीक है, इसलिए दिया जाता है। स्पेशल फोर्सेस का अलाउंस 9,000 रुपये प्रति महीने होता है। फ्लाइंग पे अगर आप जो है ना पायलट वगैरह बनते हो जाके एनडीए के बाद में, तो आपको 25,000 रुपये प्रति महीने अलग से मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपको जो है ना बेनिफिट दिए जाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स की ये भर्ती आपको जो है ना बेनिफिट थे। इसके अलावा ये सबको मिलते हैं, चाहे आप सिपाही हो चाहे आप ऑफिसर्स हो। रेल एयर ट्रेवल मिलता है, फ्री हॉस्पिटल सबको मिलता है, इंटरेस्ट कम वाला लोन सबको मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी सबको मिलती है, राशन सबको मिलता है। ठीक है। तो चाहे सिपाही हो चाहे अफसर, ये सी सबके लिए बराबर रहती हैं। तो ये कुछ अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। अब देखिए एफएक्यू का टाइम है, जो मैंने आपको सबसे आगे बताया था कि ये कुछ प्रश्न है बच्चों के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए प्रश्न क्या है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 12th विदाउट एनडीए। तो विदाउट एनडीए 12th के बाद या तो आप सिपाही बन जाओ रैली भर्ती में शामिल होके। ठीक है। 12th के बाद वो भी होती है। या फिर आप जो है ना विदाउट एनडीए में आप टेक्निकल इंटरी स्कीम के तहत भी जा सकते हो। ठीक है। हाउ टू जॉइन आर्मी आफ्टर 12th फॉर फीमेल, सिर्फ एक रास्ता है एनडीए। और अभी जो है ना लेटेस्ट में आर्मी पुलिस की वैकेंसी आती है, 100 वैकेंसी आई थी पिछले 2 सालों में। तो आप चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना आप सिपाही भी बन सकती हैं, महिला सिपाही पुलिस में, आर्मी पुलिस में। ठीक है। मिलिट्री पुलिस जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो है ना हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 12th आर्ट्स, आर्ट्स के बाद आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जो है ना आप सिपाही बन सकते हो, सोल्जर की जो रैली भर्ती आती है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। हाउ टू जॉइन आर्मी आफ्टर 12th कॉमर्स, आपके पास में एनडीए खुला ऑप्शन है और सिपाही भी बन सकते हो। ठीक है। इसके बाद आर्मी जॉब्स आफ्टर 12th साइंस, आपके साइंस के स्टूडेंट हो तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में जा सकते हो, एनडीए में जा सकते हो और सिपाही वगैरह भी बन सकते हो। ठीक है। जो है ना जस्ट आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज वी आर लाइव, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं है। ये हमने प्लान किया था कि लाइव जाके ये चीज़ करेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाई। तो अभी ये ऑफलाइन में हम जो है ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर टॉपिक कुछ वाइड हुआ तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। जो भी शंका है आप ज़रूर कमेंट करिएगा हमें। तो फिलहाल हमने कई चीज़ें डिस्कस कर ली, अब एक चीज़ और बची, उसे और लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा। आपको जो है ना डालना है ज्वाइन इंडियन, INDIAN डालेंगे और आप इंटर मारेंगे तो कुछ इस तरह का खुल के आएगा, जो आपके पहले पेज पर आए।
आप जो है ना उसी में सबसे ऊपर क्लिक कर देना। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए ऊपर ही ये आ रहा है joinindianarmy.nic.in। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये सब ब्लॉक कर दो बेकार में। ये जो कैप्सा मांग रहा है ये आपको भरना है, जैसे कि 651732। तो ये जो मैंने भरा ये आप मत भरना, आपका दूसरा कैप्चा रहेगा, ठीक है। जो है ना इसमें भरने के बाद वैलिड 6517, ये देखिए हमने थोड़ा सा गलत भर दिया इसलिए बता रहा है कि वैलिड भरो, और ये अब वैलिड हमने भरा, ठीक है। इस तरह आपकी जो है ना वेबसाइट खुल जाएगी। और वेबसाइट खुल जाने के बाद आप यहाँ से, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आपको रैली भर्ती या किसी पर किस तरह जाना है। तो सिपाही भर्ती के लिए आप कहाँ जा सकते हो, नीचे आना स्क्रॉल करके। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन, और यहाँ पर लिखा है जेसीओ और अदर रैंक। तो सिपाही भर्ती के लिए आपको देखना है तो इस पर जाना, ठीक है। और ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर जाना, ठीक है। तो जेसीओ के लिए इस पर यहाँ क्लिक कर देना। जो भी आपकी रैली भर्ती चल रही है सारी आपको दिख जाएगी एक तरफ से। ये देखो यहाँ आर्चिव पे क्लिक कर दो तो सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा क्या क्या भर्तियाँ चल रही हैं। ये देखिए चेंज ऑफ रैली डेट, नोटिफिकेशन जो भी है, आरओ जालंधर, एआरओ। एआरओ का मतलब होता है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस फिरोजपुर, ठीक है। तो सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर चल रही हैं और यहीं से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, यहाँ पर आप जो है ना पहले रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। तो ये हो गया रैली भर्ती का, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सिपाही बनना है तो किस तरह से। अब देखिए ऑफिसर्स के लिए क्या रहता है, यहीं पर आप नीचे आना, यहाँ पर देखना ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन, व्यू ऑल कर देना। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन चल रही है सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो देखिए अभी चल रही है जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनसीसी वाली, स्पेशल एंट्री वाली, तो आप यहाँ से देख सकते हो, नोटिफिकेशन इनका पढ़ सकते हो। देखिए टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी चल रहा है 47 बैच के लिए, तो आप ये भी भर सकते हो, ठीक। पब्लिश 24 जनवरी 2022 को ये एप्लीकेशन जारी की गई थी। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके रजिस्टर करके अप्लाई ऑनलाइन पे फॉर्म भर के आप अपना इसका भी एप्लीकेशन भर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि आप किस तरह से जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपनी जाके वैकेंसी जो है उसे चेक कर सकते हो कि हाँ भाई आई है या नहीं आई है। और ये जो आपको फ्रंट में दिख रही है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस यहीं आना है, सारी चीज़ें यहीं से आपको पिक करनी है ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से एक सीधी बात बताता हूँ। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी, मतलब कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों में ही अगर आप भर्ती देखें तो दो भागों में बटी होती हैं। एक तो सेलर में, एक तो सिपाही में, और दूसरी अधिकारी में। तो जो सिपाही होता है उसे, जो हमारी जल सेना उसे बोलते हैं सेलर, ठीक है। अधिकारी को तो अधिकारी बोलते हैं, ऑफिसर्स। तो जो अगर आप सिपाही बनना चाहते हो, सेलर बनना चाहते हो नौसेना में, तो चार तरीके हैं। एक तो म्यूजिशियन बन जाओ, डबल ए के थ्रू चले जाओ, या एसएसआर के थ्रू चले जाओ, या मैट्रिक रिक्रूट। एक और है स्पोर्ट्स एंट्री। तो स्पोर्ट्स एंट्री के बच्चों ऐसा है कि हर सेना में कहूँ या फिर आपको कहूँ हर एक डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे हो गया या कि अन्य डिपार्ट, जल विभाग हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, तो उसमें स्पोर्ट्समैन के हमेशा ही कोटे रहते हैं, उनकी वैकेंसियाँ बनी रहती हैं, ठीक है। जो बच्चे नेशनल वगैरह खेले हैं तो उन बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो एनडीए ज्वाइन कर लो या नेवल एकेडमी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन फॉर्म साथ में ही आते हैं। या फिर आप जो है ना 10+2 बीटेक एंट्री ज्वाइन कर लो। तो ऑफिसर्स बनने के आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास में दो रास्ते हैं, और सेलर बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए चार रास्ते हैं। तो चारों रास्तों सेलर के और दोनों रास्ते अधिकारी बनने के बड़े ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं आर्मी वाले और एयरफोर्स में कैरियर 12th के बाद, तो आप जरूर जाके विजिट कीजिए उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपको बता दूं कि ये जो जल सेना है हमारी, इसमें कैरियर मतलब चुनौती भरा होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं पानी का जहाज है कोई, ठीक है। अब ये पानी का जहाज जो है ना समुद्र में उतर गया, पता लगे 2 महीने 4 महीने जो है ना समुद्र में ही चल रहा है। और समुद्र में जो है ना छोटा से, किसी सिपाही का जो है ना छोटा से एक रूम होगा, बस सोने को मिलता होगा। मतलब कि ज़िंदगी अस्त व्यस्त रहती है, ना सही से खाने को, ना सही से हवा पानी लेने को, और समुद्र के बीच में ये चल रहा है। ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना आप फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब एक थोड़ी टफ भरी नौकरी होती है जल सेना की भी, ठीक है। तो अब इसे ध्यान रखते हुए आप करियर चूज कीजिएगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि नेवी में और कौन से ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं, तो ये कुछ बच्चों ने पूछे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे जब हम वीडियो में आगे आपको चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएसआर की। तो एसएसआर में एक बम्पर भर्ती आती है, हर साल आती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कक्षा 12 पास होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा अपना पेन का कलर बदलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। आपको 12 पास होना चाहिए, किससे? मैथ और फिजिक्स से, और साथ में एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, और 17 से 20 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। ध्यान रहे, सिर्फ बॉयज ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां इसमें फॉर्म नहीं भर सकती हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इसका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा। जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसमें 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 7 मिनट में आपको पूरी करनी रहेगी, और 20 उठक बैठक लगानी है आपको, और 10 पुशअप लगानी है। ये आपका जो है जो पीएफटी रहेगा कुछ इस तरह का रहने वाला है। ठीक है, एसएसआर में जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एसएसआर और डबल ए में कुछ खास अंतर नहीं है। डबल ए में क्या होता है कि आपके नंबर 60% होने चाहिए। एग्जाम आपका सेम ही होगा डबल ए और एसएसआर वालों का, बट इसमें जो है ना मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसमें आपके प्रमोशन काफ़ी तेज़ी के साथ में होते हैं। अगर आप डबल ए के थ्रू रिक्रूट होते हैं भारतीय जल सेना में, तो प्रमोशन तेज होंगे तो सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए बच्चे जो है ना डबल ए में ज़्यादा जाना चाहते हैं और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, जल्दी से प्रमोशन पाके एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का ही सेम है, बट इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ 10+2 पास होना चाहिए, नंबरों की रिक्वायरमेंट नहीं है एसएसआर में। वहीं डबल ए में क्या है कि 60% नंबर भी होना चाहिए 10+2 पीसीएम के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी, और 17 से 20 साल उम्र सीमा सेम उसकी है, और एग्जाम पैटर्न और दौड़ वगैरह फिजिकल फिटनेस सबका सब सेम है डबल ए और एसएसआर का। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए 10+2 होना चाहिए और 60% नंबर होने चाहिए, बाकी चीज़ वही मैथ फिजिक्स होनी चाहिए, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस वगैरह होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न वही है और आपका पीएफटी वगैरह वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसकी मेरिट क्या है कि मेरिट भी आपकी एक ही बनती है। ऊपर से कुछ बच्चे जो है ना डबल ए के लिए ले लिए जाते हैं, ये ऑल इंडिया बेस पर रैंकिंग बनती है, तो डबल ए के लिए ले लिए जाते हैं। तो अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप डबल ए के लिए चले जाएंगे, सेम आपका ही है, एग्जाम वगैरह हर चीज़ सेम रहती है। ठीक है, तो ये डबल ए और एसएसआर हो गया, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। अगर आप 12th पास आउट लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो इसमें आप करियर अपना बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक रिक्रूट। ठीक है, इसमें क्या है, कक्षा 10 पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 3 तरह के पद रहते हैं, एक तो सेफ रहता है, जानते हो, खाना बनाने वाले, स्टेवर्ड साफ सफाई करने वाले, और सैनिटरी हाइजीनिस्ट, मतलब ये भी एक तरह से साफ सफाई करने वालों का ही पद है। तो 3 तरह की वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती है, प्रत्येक साल आपकी वैकेंसी आती है। 17 से 20 साल तक का कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। तो हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, एक तो डबल ए, एसएसआर और मैट्रिक रिक्रूट आर, और स्पोर्ट्स कोटा की जो एंट्री होती है उसके बारे में। और जो म्यूजिशियन की आपकी एंट्री होती है, म्यूजिशियन की, तो ये भी साल आती रहती है, हर साल आती रहती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास में किसी संस्थान से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ हमने म्यूजिक सीखा है पर्टिकुलर म्यूजिक में। ठीक है, या फिर आपने किसी नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो भी आप जो है ना वो सर्टिफिकेट दिखा के भी इसमें भर्ती हो सकते हो म्यूजिशियन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिए सेलर बनने के रास्ते क्या थे, अब हम देखते हैं आपके ऑफिसर्स बनने के रास्ते। ऑफिसर बनने के आपके पास में क्या क्या रास्ते हैं। तो सबसे पहले आता है 10+2 बीटेक एंट्री। ठीक है, जैसे कि आर्मी भी ये होता है एक तरह से, उसमें आर्मी में नाम होता है टेक्निकल एंट्री, टीईएस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है 10+2 बीटेक एंट्री बोलते हैं। इसमें क्या चाहिए आपको, पीसीएम में 70% नंबर चाहिए 12th में। ठीक है, और 50% नंबर इंग्लिश में चाहिए, और जो है ना साथ ही साथ में आपके पास में जेई मेंस का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। देखिए अगर आप जेई मेंस देते हो तो आपके पास 2 एग्जाम हो गए, आप दोनों में फॉर्म भरना। आप टीईएस में भरना, टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी के लिए, और नेवी वाला 10+2 बीटेक एंट्री, दोनों में आप फॉर्म भरना, क्योंकि एलिजिबिलिटी दोनों की ही सेम है। ठीक है, और साल में 2 बार इसके फॉर्म आते हैं। तो एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। उम्र सीमा आपकी 16.5 से 19 वही उम्र सीमा रहती है आपकी। ठीक है, तो अगर आप 12th भर रहे हो और जेई मेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसमें सिर्फ लड़के ही फॉर्म भरते हैं, सिर्फ लड़के। ठीक, मतलब सिर्फ बॉयज़ ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स के लिए अभी ये वैकेंसी ओपन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एनडीए की और नेवल एकेडमी की।
इसके प्रत्येक साल 2 बार फॉर्म आते हैं, NDA 1 एंड NDA 2 करके। और साथ ही साथ में नेवल एकेडमी की भी वैकेंसी रहती है। जैसे टोटल वैकेंसी करीब 400 के आसपास होती है, उसमें से 30 वैकेंसी जो है ना नेवल एकेडमी वाले बच्चों के लिए होती है। अब नेवल एकेडमी क्या होती है, इसमें डायरेक्ट नेवी के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चा कोई इच्छुक है कि हाँ हम बस नेवी की ही ट्रेनिंग करेंगे, तो इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या है कि आपको 4 साल सीधा नेवी की ट्रेनिंग होगी, बीटेक की आपकी जो है ना इसमें डिग्री दी जाएगी। वहीं एनडीए में क्या रहता है कि आपको 3 साल की जो है ना एनडीए की ट्रेनिंग रहेगी, फिर 1 साल आपकी नेवी की ट्रेनिंग रहेगी। तो इस तरह थोड़ा सा जो है ना अंतर होता है इसमें। एनडीए में क्या कि ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विस के बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के 3 साल तक सेम ट्रेनिंग, उसके बाद 1 साल जो है ना आपकी नेवी की ट्रेनिंग होती है। और नेवल एकेडमी आपकी 4 साल तक सेम ही ट्रेनिंग आपकी बनी रहती है। तो आपके साल में 2 बार एग्जाम आते हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 16.5 से 19 आपकी उम्र सीमा होती है। और इसमें आप जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के बाद आपकी एक एसएसबी होगी। एसएसबी होने के बाद आपका तुरंत ही मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट नाम आया तो आप जो है ना ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाओगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का कुछ आपको मैंने शेड्यूल बताया। एक मैंने पुराना वीडियो बनाया था कि एनडीए में फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है, अगर नहीं देखा तो जाके चैनल पर आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से बताई कि एनडीए और नेवल एकेडमी में आपको किस तरह से जाना होता है। और इसकी जो है ना एजुकेशन जो है, तो एनडीए में मैं आपको बताता हूँ, एनडीए में आपको होना चाहिए पीसीएम से 10+2, 10+2 आपका जो है ना पास होना चाहिए। सेम नेवल एकेडमी के लिए भी, तो पीसीएम से 10+2 आप होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाओगे। और नेवल एकेडमी के लिए लड़कियां नहीं जाती हैं, एनडीए में लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, हमने अच्छे से आपको बता दिया। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया कि आपकी 10+2 के बाद इंडियन नेवी में आप किस तरह से करियर बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। किस तरह से जो है ना इसमें जा सकते हो, नौकरी पा सकते हो। ठीक है, देखिए हर एक का अपना अलग होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएट अगर आप हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका अलग है। ठीक है, आपके तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कक्षा 12 पास हो, 12th पास आउट हो, तो आपके तरीके थोड़े अलग होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए, या जो अपीयरिंग है वो बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, करियर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो भारतीय वायुसेना है उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किन किन चीज़ों में करियर बना सकते हैं। देखिए आपको जहाज़ को देख के लगता है कि बस भारतीय वायुसेना में जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं बस वही उड़ते रहते हैं, मतलब सिर्फ पायलट ही पायलट होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। एक तो हो गई सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच, पायलट जो कि जहाज को उड़ाते हैं, जो आपका एयरक्राफ्ट होता है उसके जो पायलट होते हैं तो वो फ्लाइंग ब्रांच में होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आती है वो होती है टेक्निकल ब्रांच। अब देखिए जो जहाज हैं आपके, जो एयरक्राफ्ट है, ये एक मशीन है, तो उसे भी सही करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो दूसरी होती है आपकी टेक्निकल ब्रांच, और तीसरी होती है आपकी द नॉन टेक्निकल ब्रांच। अब देखिए टेक्निकल हो गया, इसके अलावा कई अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जैसे किसी एयरक्राफ्ट का सामान वगैरह आ रहा है, ठीक है, और उसका सपोर्ट वगैरह, कई इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, लोगों का रख रखाव, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए नॉन टेक्निकल स्टाफ की भर्ती होती है। तो 3 भागों में आपकी भारतीय वायुसेना बढ़ जाती है। एक तो फ्लाइंग ब्रांच हो गई, ठीक है, जिससे पायलट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट आपके होते हैं उन्हें उड़ाते हैं। टेक्निकल ब्रांच जो आपका एयरक्राफ्ट होता है उसे सही करते हैं टेक्निकल ब्रांच वाले, और जो नॉन टेक्निकल ब्रांच होते हैं वो उन्हें असिस्ट करते हैं, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एडम सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एडम सपोर्ट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वो होती है नॉन टेक्निकल ब्रांच। अब हम आगे देखते हैं, आपको इसके आगे बताते हैं कि इन तीनों में आप किस तरह से आगे आगे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं जो कक्षा 12 पास वाले बच्चे हैं, इसमें जा सकते हैं। इसमें चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों, ठीक है, पहले ऐसा था कि लड़कियां इसमें नहीं जाती थी, परंतु अब जो है ना लेटेस्ट में लड़कियों की भी भर्ती होती है एनडीए के थ्रू। तो कक्षा 12 पास हो तो आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एसएसबी होगा, फिर अगर आप पायलट बनने जा रहे हो तो इसके लिए आपका पीएबीटी और सीपीएडब्ल्यूएस आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कक्षा 10+2 मतलब कि कक्षा 12 पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स से और मैथ से। तो फिजिक्स और मैथ से आपका कक्षा 12 पास आउट होना
चाहिए एयरफोर्स में जाने के लिए। यहीं अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ कक्षा 12 पास होने की ज़रूरत होती है, परंतु एयरफोर्स के लिए आपको फिजिक्स और मैथ भी होना चाहिए। हालांकि परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 70% हो, 80% हो, 90% हो, तो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं आपकी एज लिमिट। देखिए जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी 15.5 से 18.5 साल के बीच में आपकी फॉर्म भरते समय आपकी जो है ना एज होनी चाहिए, उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ज्वाइनिंग जब आपकी हो रही हो तो आपकी 16.5 से 19.5 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, तो आप इसमें ज्वाइनिंग वगैरह ले सकते हो। तो नंबर 1 का करियर आपका हो गया एनडीए, कक्षा 12 पास वालों की, लड़के हो या लड़की दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका ऑफिसर्स में। ठीक है, ऑफिसर्स में अगर आपको जाना है तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में कक्षा 12 पास हो अगर आप, तो आपके लिए एक्स एंड वाई ग्रुप की वैकेंसीज आती हैं, टाइम टाइम पे आती रहती हैं दोनों की वैकेंसी। ठीक है, इसमें क्या आपके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, दौड़ भी होती है, और आपका फिजिकल होता है और आपकी मेडिकल होता है। तो इस तरह आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसमें क्या ग्रुप एक्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको 50% कक्षा 12 में आपके नंबर होने चाहिए, परंतु मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी आपके पास में होना चाहिए। इसका मतलब जो साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, वही इसमें फॉर्म भर सकता है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसमें नहीं जा सकते। एक और ज़रूरी बात बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही जाते हैं, मतलब लड़के। ठीक है, तो लड़कियां इसमें नहीं जा सकती हैं। तो 12th पास अगर लड़कियां हैं तो सिर्फ एनडीए उनके लिए ऑप्शन बनता है अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, और लड़कों के लिए दोनों ऑप्शन है, या फिर एनडीए के थ्रू भर्ती हो जाओ या आप ग्रुप्स एक्स और वाई के थ्रू भर्ती हो। एनडीए के थ्रू भर्ती होगे तो आप ऑफिसर्स बनाए जाओगे, और एक्स एंड वाई के थ्रू भर्ती होगे तो आप बोलते हैं सिपाही। तो एयरफोर्स में आप सिपाही बनाए जाओगे, जिसे आपने सुना एयरमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब एयरमैन इसमें बनाए जाएंगे। मैं इसके बारे में आपको और आगे थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। अब देखिए जो ग्रुप वाई है आपका, इसमें क्या है कि कक्षा 12 में आपके 50% होना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, जो भी है आप इसमें ग्रुप वाई में कोई भी जा सकता है। ठीक है, बट ग्रुप एक्स के लिए मैथ्स आपके पास में होनी चाहिए, और इंग्लिश वो भी 50% नंबर के साथ में। ठीक है, उम्र सीमा आपकी 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैक्स 21 है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं कि कई बच्चे सोचते हैं कि एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कुछ छूट मिलेगी, तो कि किसी को कोई छूट नहीं मिलती, इसमें सब बराबर हैं। ठीक है, तो सेना की थोड़ी सी ये खास बात रहती है। आगे देखते हैं अब आगे क्या देखते हैं, इसमें आपको रैंक वगैरह के बारे में बताते हैं। अगर आप एनडीए के थ्रू भर्ती हो रहे हो, ठीक है, एनडीए के थ्रू भर्ती हो रहे हो, तो आप सबसे पहले बनोगे फ्लाइट कैडेट। ठीक है, अब देखिए एनडीए में जैसे आप जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप जेंटलमैन कैडेट बनाए जाओगे, जेंटलमैन कैडेट जीसी से आप बोलते हैं। ठीक है, 3 साल के बाद। ठीक है, फिर आप जब एयरफोर्स में जाओगे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि एनडीए तो कॉमन होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जाते हैं, तो 3 साल तो आप जेंटलमैन कैडेट रहे, फिर उसके बाद आप बनेंगे फ्लाइंग कैडेट। ठीक है, उसके बाद जब आपकी कमीशनिंग हो जाएगी, ठीक है, भारतीय वायुसेना में, तब आप बनाए जाएंगे फ्लाइंग अफसर। उसके बाद आप बनाए जाएंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फिर उसके बाद आपका आता है स्क्वाड्रन लीडर, फिर आपका आता है विंग कमांडर, फिर आता है ग्रुप कैप्टन। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ना आपकी ये, इन्हें फील्ड रैंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फील्ड रैंक बोलते हैं। इसके बाद आती है एयर कमोडोर। एयर कमोडोर के इक्विवेलेंट आपने सुना होगा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का नाम, तिरंगा मूवी जो है, तो जो ब्रिगेडियर होते हैं वो एयर कमोडोर के बराबर ही होते हैं। तो एयर कमोडोर होते हैं, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो ये आपको रैंक मिलेंगी धीरे धीरे प्रमोशन पर। ठीक है, कोई डायरेक्ट एयर मार्शल नहीं बन जाता है, सब बनते हैं फ्लाइंग अफसर या फ्लाइंग कैडेट। तो आप धीरे धीरे प्रमोशन पा के आपके जो अंतिम साल्स होते हैं, अंतिम ईयर्स आपके सर्विस के होते हैं, आप एयर चीफ मार्शल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी करियर ग्रोथ रहती है अगर आप एनडीए में भर्ती होते हो, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल, दोनों के लिए सेम चीज़ है। ठीक है, वहीं अगर आप ग्रुप एक्स और वाई के लिए जाते हो, ठीक है, मतलब आप सिपाही बनते हो, आप एयरमैन बनते हो, तो आपके लिए क्या रहने वाला है, तो आप सबसे पहले बनाए जाओगे एयरक्राफ्ट मैन। ठीक है, फिर आप बनाए जाओगे लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाए जाओगे कॉर्पोरल। ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाए जाओगे सार्जेंट। फिर उसके बाद आप बनाए जाओगे जूनियर वारंट ऑफिसर। फिर इसके बाद बनाए जाओगे आप वारंट ऑफिसर। ठीक है, फिर इसके बाद में मास्टर वारंट ऑफिसर। तो ये भी काफ़ी बड़े पद होते हैं। अगर आप एयरमैन में जाते हो, सिपाही में जाते हो, तो मास्टर वारंट ऑफिसर ये काफ़ी बड़े पद हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी आप जब आपकी नौकरी अंतिम वर्षों में होती है,
रिटायरमेंट के पहले, तभी आपको करीब ये पद मिल पाते हैं। आपको पूरी सर्विस करने के बाद लास्ट तक ये मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रमोशन पापा कर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्ट भर्ती कोई नहीं होती कि आपकी डायरेक्ट आप जूनियर वारंट अफसर की भर्ती आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है, एयरक्राफ्ट मैन से ही, फिर आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको डिटेल में बताया आगे करियर, आपका फ्यूचर करियर एयरफोर्स में आगे किस तरह का रहेगा। ठीक है, कुछ और जानकारी जो आपको बता सकते हैं यहाँ से देखेंगे। ये हमने FAQ लिए हैं, कुछ बच्चों की जो है ना इसमें क्वेरीज आई थी, तो ये हमने गूगल से पिक किए हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th विदाउट NDA। तो NDA के बाद अगर आप NDA से नहीं जाना चाहते हो तो ग्रुप X और Y की भर्ती आती है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। एक चीज़ आपको और बताऊं कि इसमें जो है आपकी भर्ती एक आती है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है। इसमें काफ़ी कम पद होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको नहीं बताया, ये भी भर्ती आती है। एक और भर्ती आती है IAFP, तो ये पुलिस की भर्ती आती है, इसमें भी काफ़ी कम पद होते हैं, कक्षा 12 पास वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सके हैं। ठीक है, तो ये 2 भर्ती और होती है, इनमें काफ़ी कम पद होते हैं, तो हम इसे उतना नहीं आपको बता रहे, लेकिन आपको एक रेफरेंस के लिए यहाँ से मैंने आपको गाइड कर दिया है, तो आप इनमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था कि विदाउट NDA कक्षा 12 अगर आप कर चुके हैं तो कैसे जाएं, तो आप ग्रुप X और Y के थ्रू भी जा सकते हैं। अब देखिए ग्रुप X तो टेक्निकल होता है, जो ग्रुप Y है इसमें नॉन टेक बोलते हैं इसको, तो इसमें सब कुछ जाते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपने फार्मा कर रखा है तो भी आप Y में जा सकते हैं। ठीक है, आपने बायोलॉजी वगैरह कर रखी तो आप ग्रुप Y में जाके आप मेडिकल जो फील्ड होती है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रुप X और Y में भी आपका एक अच्छा स्कोप हो सकता है। फिर एयरफोर्स जॉब्स आफ्टर 12th साइंस, तो 12th साइंस के बाद में आप जो है ना एक तो NDA में भी जा सकते हो। ठीक है, और दूसरा आपने साइंस से कर रखा है तो आप ग्रुप X में भी जा सकते हो। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स कोर्स आफ्टर 12th फॉर फीमेल के लिए सिर्फ 12th के बाद NDA ही बचता है। ठीक है, इसके बाद एयरफोर्स जॉब्स आफ्टर 12th साइंस विदाउट NDA, तो विदाउट NDA मैंने आपको बता दिया, साइंस के बाद ग्रुप X। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जिन्होंने साइंस कर रखा वो X में ही जाएं, ये उनकी चॉइस है, वो X और Y दोनों में भी जा सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th के बाद आप ग्रुप X, Y और NDA 3 में आप जो है जा सकते हैं। फिर इसके बाद हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th साइंस फॉर गर्ल्स के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी तक खुला है, NDA। ठीक है, तो NDA में जा सकती हैं। हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th फॉर मेल, तो मेल के लिए तो सब कुछ है, X और Y दोनों में जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप NDA में भी जा सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक जो जानकारी होती है कि आप करियर किस तरह से बनाएं, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एयरफोर्स में जाने के लिए। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो कि ग्रेजुएशन के बाद किस तरह बनाएं या किसी अन्य फील्ड में करियर किस तरह से बनाएं, तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर लगा कि हाँ ये टॉपिक डिस्कस करने लायक है तो फिर जो है ना उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपकी जो प्रश्न है उसका जवाब देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।